आत्मा मेरी कटघरे में खड़ी है, आरोप संवेदनाओं के कत्ल का है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। कोरोना से अब तक देश में 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। अब तक 2.5 लाख लोगों की जान जा चुकी है। खासकर इस दूसरी लहर में हिंदुस्तान ने बहुत कुछ खोया है। कई जगह जवान मौतें हुई। हमें ना चाहते हुए भी ऐसी भयावह तस्वीरों को दिखाना पड़ा। आप लोगों ने इंसानों की मौत देखी, लेकिन अब तो आत्मा की मौत की खबरें भी आने लगी हैं, दिखने लगी हैं। आज हम आपको दिखाएंगे उस ग्रामीण भारत की तस्वीरें जहां पर अब त्राहिमाम है, कोहराम है। कोरोना के कटघरे में हमारी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा भी आज की तारीख में खड़ी हुई है। कैसे, ये आपको आगे देखना होगा, क्योंकि इंडिया यही आज देखना चाहता है। 28% इंडिया ये जानना चाहता है कि गंगा में अनजान लाशें, और वो भी 100 से ज्यादा, करीब 22 किलोमीटर के दायरे में, आखिर उन इंसानी लाशों का रहस्य क्या है। वहीं 26% लोग ये जानना चाहते हैं कि एक महिला के आंसुओं ने खोली बिहार के अस्पतालों की पोल सिर्फ लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की नहीं, बल्कि उसने अपने पति को तो खो दिया, अस्पताल के अंदर इंसानों के भेष में कैसे गिद्ध बैठे हुए हैं, वो भी इस महिला ने आज बेनकाब कर दिया है। जबकि 21% इंडिया ये जानना चाहता है कि गांव-गांव कैसे कोरोना पहुंचता गया और खुले पांव। वाकई दोस्तों, कोरोना के कारण सिर्फ हमारी सांसों की ऑक्सीजन ही कम नहीं हो रही, बल्कि हमारी संवेदना की सांसें भी उखड़ रही हैं। बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है, और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। जब अस्पताल में हो छेड़छाड़ तो मानिए कि संवेदना की सांसें उखड़ गई। मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। जब इलाज के नाम पर मचे लूट तो मानिए कि करुणा की ऑक्सीजन खत्म हो गई। जब गंगा में बहने लगे अनजान लाशें तो मानिए कि हमारी आत्मा मर गई। अभी बाहर कुछ नहीं तो 40 गो अभी पड़ा है। संक्रमित लाशें हैं वो कम से 100-150 लाशें हैं। वो भयभीत सब लोग हैं, संक्रमित होने का संभावना है। तो बचाइए संवेदना की सांसों को। में जास्ती लोग मर गया, कोई देखने नहीं आया। इंसानियत के वेंटिलेटर को, करुणा की ऑक्सीजन को, तभी जीत पाएंगे कोरोना से जंग। कोरोना पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखाने वाला है। अगर बीमार पड़ गए तो इलाज के लिए समस्या है। इलाज के लिए अस्पताल में गए तो ऑक्सीजन से लेकर इंजेक्शन और वेंटिलेटर तक की दिक्कतें सामने आ रही हैं। कई मरीज स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ देते हैं, लेकिन इसके बाद भी मुश्किलों का अंत नहीं है। अब मैं आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूं, वो मौत के बाद की भयानक तस्वीर पेश करती है। ये तस्वीरें हम जानबूझकर धुंधली या ब्लर करके दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बलिया में गंगा नदी में मिले 10 से ज्यादा शवों की है। जिला प्रशासन ने इन शवों को नदी से निकालकर जमीन में दफन कर दिया। इसी तरीके से अंतिम संस्कार इनका किया गया। इनमें से किसी भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, तो लावारिस मानकर प्रशासन ने अपनी भूमिका निभा ली है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि कोई आदमी मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार तक भी ठीक से ना हो सके। किसी के मौत के बाद उसकी इस दुनिया से विदाई सबसे बड़ा अंतिम सम्मान होता है। वो शख्स अब लौट कर नहीं आएगा, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए उसे ना 4 कंधे मिले, ना वैदिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार हो, और ना ही कोई सम्मान मिला। कुछ तंत्र की लापरवाही है, कुछ अंतिम संस्कार के लिए शमशान में उमड़ा हुजूम, तो कुछ लोगों का कोरोना से डर। ये सब कारण है जिससे गाजीपुर, बलिया से लेकर बक्सर तक जगह जगह गंगा में लावारिस लाशों के किनारे लगने की खबरें बीते 2 दिनों से लगातार आ रही हैं।
आखिर ऐसा क्यों हो सकता है, हम आपको ये दिल दहला देने वाली स्टोरी विस्तार से दिखाएंगे। उससे पहले कुछ सवालों पर जरा गौर कीजिए। जिनकी लावारिस लाशें मिल रही हैं, क्या वो लोग किसी अस्पताल में भर्ती थे और वहां उनकी मौत के बाद अस्पतालों ने कोरोना मरीजों को यूं ही गंगा में छोड़ दिया? क्या शमशानों में जगह नहीं मिलने से परिजनों ने ही गंगा में इन शवों को प्रवाहित कर दिया? क्या बड़ी तादाद में अंतिम संस्कार के कारण लकड़ियों की कमी हो गई है और इस कारण लोग शवों को नदियों में बहाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? क्या प्रशासन की तरफ से अंतिम संस्कार का इंतजाम ठीक से नहीं कराया जा रहा? यह सवाल हमारी संवेदना को झकझोरता है। वो मरे हुए लोग हम सब से पूछ रहे होंगे कि क्या वो अंतिम सम्मान के भी हकदार नहीं थे? इसी बात पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें मीलों तक, जीवन सुरक्षा का छीना हक। पीएम, वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसे राजनीतिक बयानों और विवादों से आगे जाकर हम आपको गाजीपुर से बक्सर के बीच लिए चलते हैं, जहां गंगा की लहरों पर आज लावारिस लाशें तैर रही हैं और मोक्ष की कामना से ज्यादा रोगों का डर सता रहा है। सबको जिंदगी देने वाली मां गंगा के आंचल में तैरते बेजान जिस्मों को हम दिखा नहीं सकते। कहने को ये लाशें हैं हमारे आप जैसे लोगों की, लेकिन लावारिस सी नदी में बहती गईं और इनका इस तरह बहना और फिर पानी पर उतरा जाना बता रहा है मानो ये हमारी मरी हुई संवेदना की भी लाश है। बहुत बहुत डर है। हाँ, यह बच्चों से लेकर बुजुर्ग से लेकर के मीडियम श्रेणी के लोग भी कोई यहाँ ठिकाना नहीं। संक्रमित लाशें बस 200 या 300 के आसपास होगी। इसमें चारों तरफ से भयभीत सब लोग हैं, संक्रमित होने का संभावना है। बिहार के बक्सर में गंगा किनारे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीब 40 लाशें आकर लग गईं। गांव वालों ने देखा तो उन्हें कोरोना की भयंकर बीमारी का डर लगा और प्रशासन ने देखा तो उसे अपनी जिम्मेदारी का डर, इसीलिए पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया। आप अगर नॉर्मल देखेंगे, कोई बॉडी अगर जहाँ डुबाया जाता है और प्रवाह में जो है उसी जगह वो ऊपर नहीं आएगा। इसका बक्सर में हम लोगों को आ रहा है और चूँकि वहाँ पे घुमाव भी है तो जो अपस्ट्रीम से जो भी बॉडी आ रही है वो चूँकि घुमाव होने के कारण जो है वो यहाँ पे अटक जा रही हैं। बात निकली तो दूर तलक चली गई, दूर यानी बिहार की राजधानी पटना तक। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी इन अनजान लाशों पर सवाल पूछा गया। उन्होंने जांच के कंधे पर बंदूक रखकर चला दी। ये घटना बहुत ही दुखद है। अब ये जांच के बाद सारी बातें सामने आएंगी कि 100 का प्रवाह कहाँ हुआ था, कहाँ से आए थे। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में कहीं भी दवा, ऑक्सीजन और किसी चीज़ की कमी के कारण एक भी कोई घटना नहीं हुई है। अब बक्सर से गंगा के किनारे किनारे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आ जाइए। बक्सर से करीब 22 किलोमीटर दूर गाजीपुर का गांव गहमर, गंगा नदी के बिल्कुल किनारे। गहमर इलाके में गंगा किनारों पर एक के बाद एक शव मिलने शुरू हुए। गहमर के नरवा गंगा घाट, सोझवा गंगा घाट और बुलाकीदास बाबा की मठिया घाट के पास तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में 100 से अधिक शव किनारे पर मिले हैं। ज्यादातर शव 2-4 दिन पहले के ही हैं। गंगा घाटों पर किनारों पर शव लगे होने के कारण आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। दुर्गंध से लोगों में भी संक्रमण फैलने का अंदेशा और भी बढ़ गया है। प्रशासनिक अमला कान में तेल डाल के बैठा, अभी तो जीना मुहाल हुआ, अभी तो दुर्गंध आ रही है। आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। अब सवाल है कि ये लाशें कहां से आई हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि इतनी लाशों के इस कदर गंगा में आने से क्या कोरोना का संक्रमण बढ़ नहीं जाएगा? गंगा में कुछ लाशें मिल रही है जो कि हो सकता है कोरोना संक्रमित हो, तो वो एक सोर्स हो सकता है कि जिससे कोरोना फैले। पर्टिकुलरली जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं या गंगा का पानी यूज कर सकते हैं। अदालतों ने सरकारों को शुतुरमुर्ग कहा है, लेकिन प्रशासन का हर हिस्सा लगता है कि कोरोना के इस संकट से निपटने की जगह शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छिपा लेता है।
चाहे बक्सर का जिला प्रशासन हो या गाजीपुर का, दोनों के हाव भाव यही बता रहे हैं कि कोरोना के इस जीते जागते और सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट का कोई समाधान ढूंढने की जगह दोनों इलाकों के प्रशासन ने गंगा की रेत में शुतुरमुर्ग की तरह सिर छिपा लिया है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय है, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई है, कैसी है तो कहाँ है और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। ये हाल तब है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा में शवों को प्रवाहित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है, लेकिन न तो लोग मान रहे हैं और न ही प्रशासन लोगों को रोक पा रहा है। दूसरी तरफ लाशों पर सियासत का खेल भी शुरू हो गया है। शमशान हो या अस्पताल हो, 21वीं सदी के हिंदुस्तान ने महामारी की ऐसी त्रासदी न सोची थी न देखी थी। ऐसी वैश्विक महामारी की मार आज पड़ी है कि इंसान खुद को सबसे ज्यादा लचर और असहाय पा रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। घंटों तक वो पीपीई किट्स पहनकर लोगों की जान बचाने की कोशिश में लगे हैं। साथ में नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय भी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के मारे लोगों को बचाने में जी जान से जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो मानवता को शर्मसार भी करती हैं। बिहार के भागलपुर के एक अस्पताल में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक महिला अपने पति का इलाज करवा रही थी। उसके पति बुरी तरीके से बीमार थे। अस्पताल ने इलाज में जो लापरवाही बरती सो बरती। हद तो तब हो गई जब एक वार्ड बॉय ने महिला का दुपट्टा खींचा और छेड़छाड़ करने की कोशिश की। महिला का कहना है कि वो उस समय इस डर के मारे खामोश रह गई कि शिकायत का खामियाजा कहीं उसके पति जो कि बीमार हैं, अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, उनको ना भुगतना पड़े। संकट का दौर हमें संवेदनशील बनाता है, हमें मिलजुल कर आगे बढ़ने का हौसला देता है ताकि ये बुरा दौर जितनी जल्द खत्म हो जाए उतना अच्छा। लेकिन इस कोरोना काल में अस्पतालों के बीच ही गिद्ध मंडरा रहे हैं। पटना अस्पताल कांड की महिला ने जो आरोप लगाया है वो बताता है कि चीर हरण की कोशिश उस महिला की नहीं हुई बल्कि हमारी सभ्यता की, हमारी संवेदना की हुई है। आप उस महिला की जुबानी ही पूरी दास्तान को सुनिए। एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन से हॉस्पिटल का कंपाउंडर है वहाँ का? मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना, वो है। लड़की नहीं है, लड़का है। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है, ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के। और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही तो कहते थे आंख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं धम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूँगा। मैंने बोला ठीक है भैया, आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। 2-3 दिन बाद ऐसे ही कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। अब हम आपको इस महिला की त्रासदी बताते हैं। जिस महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है वो दरअसल नोएडा में रहती है। अपने पति के साथ वो भागलपुर गई थी, जहां उसके पति और उसकी मां को कोरोना हो गया। भागलपुर में सेहत नहीं सुधरी तो वो लोग पटना आ गए। महिला का आरोप है कि आईसीयू में उसके साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। महिला का कहना है कि वो बावजूद इसके चुप रही तो इसीलिए कि कहीं हॉस्पिटल स्टाफ उनके पति के साथ लापरवाही न बरते, उनके पति की जान न ले ले। इन सब के बावजूद उसके पति की जान नहीं बच पाई। महिला का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही और ऑक्सीजन की किल्लत के कारण उसके पति की जान चली गई। इतना
इतना ऑक्सीजन का किल्लत सर, मेरा बाबू डर गया बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन सिलेंडर देखता था और कहता था हाँ वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कहती थी नहीं ख़त्म होगा बाबू। 1.5 घंटे के लिए सर ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहता था। बाद में हमें पता चला ये लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं अंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर का। जो अस्पताल वाले हैं ना, वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदें उन्हीं से। हम भी खरीदे सर, मैंने भी खरीदा। क्या करते, हमें भी तो चाहिए था। परसों सर सुबह में हमारे पास एक ही सिलेंडर था, पाइपलाइन बंद हो गया। मेरे हस्बैंड को बाईपैप लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था। एक ही सिलेंडर था, सिलेंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर, मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए। इस महिला की ये पूरी बातचीत आप सुनते हैं तो वाकई में आपका दिल पसीज जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर इतना गंभीर इल्ज़ाम लगाने वाली इस महिला ने न जाने क्या 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 झेला होगा। ये मामला सिर्फ एक अस्पताल का नहीं है। हम भले एक अस्पताल की बात कर रहे हैं जिस महिला ने अपना पति खो दिया, जिस महिला का आरोप है कि उसके साथ उसके पति के सामने ही छेड़छाड़ हुई और वो लाचार होकर खामोश रही ताकि अपने पति की जान बचा सके। उस महिला ने अस्पताल की दूसरी लापरवाही और संवेदनहीनता को खोल कर रख दिया है। उसने ये बताया कि कैसे अस्पताल वालों की लापरवाही की वजह से एक बुजुर्ग शख्स ऑक्सीजन के अभाव में तड़प कर दम खो देता है। रात के 2 बजे में मेरी मदर के बगल वाले बेड पे एक अंकल, मास्क उनका हट गया था और वो अंकल चिल्ला के नर्स को बुला रहे थे और मेरी मम्मी चिल्ला रही थी जल्दी आइए ये मर जाएंगे, जल्दी आइए ये मर जाएंगे। कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया। ऐसे 3-4 लोग उस 2-3 दिन के अंदर दम तोड़े हैं बिना केयर के, बिना नर्स के आए। सारी नर्स टेबल कुर्सी लगा के सो जाती थी, कहती थी पागल हो गए हैं हम ही, अब मर जाएंगे इस कोरोना के चक्कर में, अब तो क्यों जॉब कर रहे हो, छोड़ दो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। उसके बाद वहाँ से बाईपैप वहाँ उस हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल था। मेरे हस्बैंड की तबीयत एक दिन बहुत ख़राब हो गई, उन्होंने मायागंज रेफ़र कर दिया, भागलपुर मायागंज हॉस्पिटल। हम लोग जब भी मायागंज आए, मायागंज की और हालत ख़राब। आईसीयू में 4 बेड था। मेरे हस्बैंड के बगल वाले बेड पे 4 लोग 6 से 7 घंटे में 4 लोग ख़त्म हुए। एबीपी न्यूज़ की हमेशा कोशिश होती है कि आपको कहानी के दोनों पक्ष दिखाए जाएं। इस महिला ने एक वार्ड बॉय पर गंभीर और संगीन इल्ज़ाम लगाए, इसीलिए हमने उस वार्ड बॉय को खोजा। अब आपको उस वार्ड बॉय की सफाई सुनवाते हैं जिस पर आईसीयू के भीतर छेड़छाड़ का आरोप इस महिला ने लगाया है। हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर हम गलत होते तो साबित करें, गलत नहीं है तो उस महिला द्वारा जो मानहानि किया है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। इसी तरीके से पीड़ित महिला के आरोप पर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और उन्होंने महिला के पति को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। दूसरी तरफ महिला के पति के बहनोई भी अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट ही नजर आ रहे हैं। वैसे इस मामले में अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पटना की ये घटना अस्पतालों के बुरे हाल और प्रशासन की नाकामियों की एक झलक जरूर दिखाती है। सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं है, बल्कि ऐसे कई अस्पताल हैं जहां लोगों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है और बहुत बड़ी वजह है कि कई लोगों की जान इस वजह से भी जा रही है। बिहार में कहीं भी दवा, ऑक्सीजन और किसी चीज की कमी के कारण एक भी कोई घटना नहीं हुई है। वहाँ पे इतनी लापरवाही हुई उनके साथ, इतनी लापरवाही हुई। डॉक्टर्स आते थे बस विजिट के लिए, 10 मिनट देख के गए। उसके अलावा जितने भी वहाँ पे नर्स थे, कंपाउंडर्स थे, सारे के सारे जल्लाद थे सर। पानी का ऐसे बताते थे लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर। मेरी बहन 5 बार 6 बार गई है बुलाने डॉक्टर को मायागंज में, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, यार रात में भी सोने नहीं दोगे। 7 घंटे बिना ऑक्सीजन के रहे सर, लड़ते रहे। फिर मुझे कहता है अरे छोड़िए ना, वो छोड़ा तो ऐसे ही बौखला रहा है जब से आया है। मैं उस समय कुछ नहीं कर पाई। करा लीजिए जांच, आरोपी तो हैं, हो सकता है जांच में महिला के आरोप गलत निकले।
हो सकता है कि जो वो कह रही हो उसका कोई सबूत आपको ना मिले। हो सकता है कि ये जांच आपकी बनाई अंतहीन व्यवस्था में खो जाए, लेकिन एक बात सच्ची है और वो ये कि इस महिला ने अपने पति को खोया है। आपके खोखले सिस्टम के छेदों से लोगों का दर्द अब बाहर आने लगा है। मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। मंत्री जी, गया आपके ही बिहार का हिस्सा है ना। यहाँ भी नर्सिंग होम वालों ने मरीज को इसलिए भर्ती नहीं किया क्योंकि उसके पास एडवांस में जमा करने के लिए पैसा नहीं था। अभी आप रोड पे क्यों हैं? निकाल दिया है। किस कारण से? मंत्री जी, दरभंगा भी आपके बिहार में है। यहाँ वार्ड बॉय को मृतक के परिजनों ने पैसा नहीं दिया तो शव सड़क पर फेंक कर चला गया। आप कहते हैं कि सारी व्यवस्था चौक चौबंद है, तो फिर चंपारण के बगहा के इस अस्पताल में कोई डॉक्टर और टेक्नीशियन क्यों नहीं है? ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने वाला कोई नहीं है। कई मरीज मर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको सब ठीक लगता है, तो गलती उनकी है जिन्होंने आपको चुना है। चलते चलते इस तस्वीर पर भी जरा गौर फरमा लीजिएगा। यही है आपकी वर्ल्ड क्लास हेल्थ व्यवस्था की असली तस्वीर। सहरसा के इस अस्पताल में डॉक्टर की जगह तांत्रिक झाड़ फूक कर रहे हैं। ये तो होना ही था। जब व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठता है तो यही होता है। अब पीटते रहिए सुशासन का ढिंढोरा और जनता देखेगी आपदा काल में व्यवस्था का चीरहरण। हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, लेकिन जिस पेशे को पूजा जाता है वहां लोगों का इलाज पैसों के खातिर नहीं भी होता है। हालांकि कोई निजी अस्पताल भी ये काम नहीं कर सकता कि किसी गरीब को इलाज से वंचित रखे। ऐसा क्यों है, हम आपको इसे दिल्ली के उदाहरण से ही अब समझाते हैं। दिल्ली में 62 अस्पतालों को सरकारी जमीन बेहद रियायती दर पर मिली है, या कहिए कि कौड़ियों के दाम मिली है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 6 अस्पतालों को जमीन दी है, तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने 56 अस्पतालों को जमीन दी है। प्राइवेट अस्पतालों को जमीन देने के साथ ही ये शर्त जुड़ी रहती है कि वो कमजोर तबके के लोगों का यानी गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे। और जब पिछले साल कोरोना शुरू हुआ तो 27 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि जिन अस्पतालों को मुफ्त में जमीन मिली है तो कोरोना मरीजों का इलाज मुफ्त में क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अस्पतालों पर सरकारों का असर कम है, या ऐसे मुश्किल दौर में अस्पताल वालों को सिर्फ कमाई दिख रही है जो वो अंधाधुन बिल मरीजों को थमा देते हैं। प्राइवेट अस्पतालों का हाल बताती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। सर बचा लो, कितनी नहीं मिल रही है? नहीं मिली, 3 दिन हो गए सर। सिलेंडर होता तो पापा बच जाते। जब देश पर महामारी की ऐसी मार पड़ी हो तो हर कोई बस इलाज चाहता है। किसी अपने को तड़पते देखने से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। ऐसे वक्त में जब अस्पतालों के आगे हाउसफुल का बोर्ड लगा हो तो दुआ में हाथ उठाकर इंसान बस अस्पताल में एक बेड मांगता है ताकि थमती हुई सांसों को बचाया जा सके। आपदा के इस काल में डॉक्टर भगवान का रूप बनकर आए हैं और स्वास्थ्य कर्मचारी ईश्वर के दूत। लेकिन तस्वीर इतनी भी उजली नहीं है जितनी दिख रही है। इस आपदा में अवसर तलाशने वाले भी बहुतेरे हैं। कोरोना काल में अस्पतालों में कमाई का धंधा जमकर फल फूल रहा है। मरीजों के लिए संवेदना जैसे खत्म हो चुकी है। हर मरीज में कुछ अस्पतालों को नोटों की गड्डियां नजर आ रही हैं। मरीज बचे न बचे, पैसा बनना चाहिए।
आगरा के ही रवि हॉस्पिटल को देख लीजिए। यहाँ अरुण कंसल नाम के एक मरीज को भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शव के साथ अस्पताल ने परिजनों को जब बिल थमाया तो उन्हें समझ नहीं आया कि मौत पर रोएं या इलाज के बिल पर। बिल था 9,60,000 रुपए का। परिवार वालों ने शिकायत की तो जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। जब शिकायतें पिछले कई दिनों से मिल रही थी, एक इंडिविजुअल केस आया जिसमें पेशेंट की मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन जब उनका बिल आया और बिल काफ़ी अलग तरीके का था, उसकी जांच की गई और साथ में चूँकि रेट लिस्ट और अपने बेड का ऑपरेशन नहीं था, अतः जो जनपद के रवि हॉस्पिटल में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनको अभी इम्पैनल में जो किया गया था कोविड के लिए, उनको हटा लिया गया है। उसके साथ ही नोटिस दिया गया है, जब जवाब देंगे उसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। अब बरेली से आई ये खबर भी देख लीजिए। बरेली के विनायक अस्पताल में कोविड के एक मरीज से 3 दिन में 96,000 रुपए वसूले गए, वो भी जनरल वार्ड के। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मरीज की जान नहीं बची। लोगों का आरोप है कि अस्पताल में वसूली का खेल चल रहा है। ये केवल एक मरीज की बात नहीं है। बरेली के अंदर तमाम अस्पताल जो है वो इस समय आपदा को अवसर बना रहे हैं। तमाम लोगों से लूट मचा रखी है, ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। कितने पैसे न मारा आपके पास? मामला सीएमओ तक पहुंचा तो जांच बैठा दी गई। एक एक चीज से वो लोग अवगत है कि हमें कौन से बेड के लिए कौन सी सुविधा देने के लिए कितना पैसा हमें लेना है, ये सब उनको अवगत कराया गया। यदि इस तरह की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं अभी कुछ 2-4 दिनों में, हम उसकी पूरी तहकीकात कराएंगे। पूरी टीम बनाकर हर एक अस्पताल वालों को दोबारा से भी अवगत कराएंगे पहले कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। और यदि किसी के साथ ज्यादती की है तो उसको बुला के उसका निस्तारण भी कराएंगे उसकी शिकायत। अभी चंद दिन पहले हमने आपको इंडिया चाहता है में हापुड़ की स्टोरी दिखाई थी, जहां पैसे न मिलने पर अस्पताल वालों ने एक पिता के शव को ही बंधक बना लिया था। वैसे एक कहानी किसी एक राज्य की नहीं है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तो नर्सिंग होम वालों ने हद पार कर दी। दरअसल कोरोना से संक्रमित एक महिला इस निजी अस्पताल में भर्ती हुई थी। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल प्रशासन ने उसे दूसरी जगह ले जाने को कहा। अस्पताल की तलाश करते करते महिला की मौत एम्बुलेंस में ही हो गई। अस्पताल वालों ने आधी रात को महिला का शव घर के बाहर छोड़ दिया। मामला यहीं तक रहता तो ठीक था, लेकिन मौत के एक दिन बाद अस्पताल वालों ने परिवार को बिल भेज दिया, पूरे 1,10,000 रुपए का। ये बिल सिर्फ एक दिन का है। पहले 1,10,000 मांग रही, फिर उसको लेस करने की कह दी उसने 20,000, फिर 80,000 मांग रही थी। रोड पे गए अभी जाके तुम देखे आओ उसको, बैलेंस उसका जो बन रहा है और ले आओ उसको। दरअसल मृतक के घर में सिर्फ उसके 3 बच्चे हैं। रिश्तेदार ही बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। अब अस्पताल वाले उन्हें धमकी दे रहे हैं कि बिल नहीं दिया तो जीना मुश्किल कर देंगे। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, ये तमाम अस्पतालों का हाल हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं। ये सच्चाई आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आगाह करने के लिए है, ताकि अगर आप इलाज की ज़रूरत पड़े तो उससे बेहतर होगा कि आप अपने बचाव का पहले ही ध्यान रख लें, ताकि इलाज की नौबत ही ना आए। और बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है मास्क पहनना। आप हमेशा मास्क पहनकर रखा करिए। हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप #MaskUpIndia में हिस्सा लीजिए। मास्क पहनी हुई एक सेल्फी खींचिए, हमको भेजिए ABP न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर। और आप जैसे तमाम महानुभावों की तस्वीर हम हर रोज़ दिखाते हैं देश के तमाम इंडिया चाहता है कि दर्शकों को, ये कहने के लिए, ये बताने के लिए कि आपने जो ये नया हमारे साथ मुहिम में हिस्सा लिया है, इसी वजह से हम सब मिलकर कोरोना को मात दे सकते हैं। बचाव सबसे बड़ा तरीका है और उसके बाद टीकाकरण। तो बचाव करने के लिए मास्क हमेशा लगा के रखिए, और अगर आपका टीका लगाने की उम्र हो चुकी है तो ज़रूर 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 टीका लगवाइए। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार पर एक बड़ा सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि कोरोना को बढ़ाने में सरकारों भी जिम्मेदार हैं, जो कभी चुनाव करा देती हैं तो कभी कुंभ मेले में मशगूल हो जाती हैं। और इसी दौरान हमने अपने कितने ही युवाओं को खो दिया है। वाकई इस वक्त देश में ऐसा कौन है जिसके जानने पहचानने वाले, उसके नाते रिश्तेदारों में से कोई ना कोई कोरोना का शिकार ना हुआ हो। और ये खतरा
अब भी बहुत बड़ा है, क्योंकि अब ये कोरोना गांव-गांव तक पहुंच गया है। जब शहरों में लॉकडाउन की आहट लगी थी तो प्रवासी मजदूर गांवों की तरफ लौट गए थे। इससे कोरोना का खतरा बढ़ गया, शहर से वो गांव तक पहुंचा। गांव में जांच की कमी होने के कारण ये पता ही नहीं चलता कि किसको कोरोना है या नहीं है, और इसी गफलत में संक्रमण बढ़ता जाता है। अब गांव भी पहले की तरह शहरों से बहुत कटे नहीं रहे हैं। लोगों का ज़रूरत के हिसाब से शहरों में आना जाना लगा रहता है, जिससे शहर से कोरोना गांव तक पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों ने तो पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया। कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाए गए, लेकिन ना लोगों ने उसकी परवाह की और उसका कुछ असर भी होता नहीं दिखाई दिया। मास्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन गांवों में लोगों ने मास्क को ज़रूरी नहीं समझा और न ही सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया। और इसी बीच धूमधाम से शादी ब्याह के जलसे भी इन गांवों में होते रहे, जिससे संक्रमण फैलता गया। और अब गांवों में संक्रमण पहुंच चुका है, और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि टेस्ट की कमी है, तो लोग समझते हैं कि खांसी बुखार वाली बीमारी है, लेकिन ऊपर से खांसी बुखार दिखने वाली ये बीमारी कोरोना महामारी है। कोरोना की दूसरी लहर से शहरों में हाहाकार है। सरकारों से हालात संभल नहीं रहे। लॉकडाउन लगाकर कोरोना को काबू में करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ अब नया संकट खड़ा हो गया है। कोरोना ने गांवों का रुख कर लिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में अप्रैल के आखिरी 3 दिन और मई के शुरुआती 5 दिनों में आने वाले कोरोना मरीजों में से 51% मरीज गांवों के थे। रेवाड़ी के 3 गांव कोसली, गुड़ियानी और बोलनी कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कोरोना को लेकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ती लापरवाही। लोग इसे मामूली सर्दी जुकाम समझ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा और लोग मास्क भी नहीं लगा रहे। ये संक्रमण को बढ़ा रहा है। गांव में भी ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके लिए भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई हैं। जो हमारा पहले कम टेस्ट होते थे, अब 1200 डेली हम टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी लैब्स को भी जो लाइसेंस देने की बात है, वो भी ICMR से आ गई है अप्रूवल, और वो भी 2 लैब को तो इन्होंने कल दे दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे आदमपुर गांव में भी हालात बेहद नाजुक मोड़ पर हैं। हजारों की आबादी वाले इस गांव में कोरोना के डर से सन्नाटा पसरा है। दरअसल गांव के ही रहने वाले एक पूरे परिवार को सर्दी जुकाम हुआ था, लेकिन इसी बीच परिवार के एक बेटे की मौत हो गई। गांव वाले इस मौत के बाद डरे हुए हैं। मौत के बाद गांव में टेस्टिंग कैंप लगा तो 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आदमपुर पंचायत के ही दूसरे गांव छावनी में मातम छाया है। 1 महीने में इस गांव में 10 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 8 मौतें तो पिछले 1 हफ्ते में हुई हैं। कोरोना की पहली वेव में गांव के लोग मानते थे कि ये सब शहर में रहने वाले लोगों की बीमारी है, यानी कि शहरी बीमारी है। गांव में रहने वालों को ये बीमारी हो ही नहीं सकती। मगर दूसरी वेव में कोरोना ने अब गांव में दस्तक दी है और गांव में तेजी से सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज सामने आ रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो रही है, जिससे अब गाँव के लोगों को लग गया है कि कोरोना ने उनके गाँव में पैर पसार लिए हैं। हालांकि प्रशासन मौतों की बात को गलत बता रहा है। गांव के लोग बेसिकली ये जो छावनी पठारा और आदमपुर छावनी के लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो इन्हें समझाने में हमें बहुत मुश्किल आती है। हमें एक ही व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए 3-3, 4-4 बार बोलना पड़ रहा है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूर शहर से गांवों का रुख कर रहे हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है कि गांवों में भी कोरोना की संक्रमण दर तेज हुई है। समस्तीपुर जिले में पिछले कुछ दिनों में शहर से ज्यादा मरीज गाँव में मिले हैं। यूपी के गांवों में भी हालात बेहद खराब हैं। गाजीपुर के सोनम गांव में 16 लोगों की मौत हो गई। कई और लोगों के भी संक्रमित होने का खतरा है। पूरा गांव कोरोना के खतरे से सहमा हुआ है। ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। इसके लिए हम डीएम साहब को लिखे कि सरकार में इसकी जांच कराई जाए, कैसे लोग मर रहे हैं। देवरिया के अडिला गांव में 15 दिन में 20 मौतें हुई हैं, तो बैदा गांव में 7 दिन में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। गांवों में चीख पुकार मची है, लेकिन इतनी मौतों के बाद अब प्रशासन नींद से जागा है। मेरे बाप को
तबीयत खराब था, उसका सांस फूल रहा था, कोई देखने नहीं आया, कोई लोग अभी नहीं आया। गांव में जास्ती लोग मर गया, कोई देखने नहीं आया अभी। कुछ तो कोरोना को लेकर कम जागरूकता और कुछ सरकारी हीला हवाली का नतीजा है कि गांवों में कोरोना पैर पसार चुका है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में कोरोना ने अगर असली रंग दिखाया तो फिर क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। एक तो ऐसे ही गांवों में इलाज भगवान भरोसे है, उस पर से कोरोना का विस्फोट वहां हो गया तो हालात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य को लेकर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों के लिए 35,890 पोस्ट है, लेकिन डॉक्टरों की नियुक्ति है 28,516, यानी 21% की कमी है। अगर विशेषज्ञों की बात करें, जैसे सर्जन, महिला रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, तो इसके लिए पोस्ट हैं 13,266, जबकि तैनाती है 4,957 डॉक्टर्स की, यानी 63% की कमी है। अब आप सोचिए कि ऐसे में कैसे इलाज होगा अगर कोरोना जैसी महामारी तेजी से फैल जाए। अगर नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो 81,684 पद आवंटित हैं, जबकि काम पर लगे हैं 71,847 स्टाफ, यानी करीब 12% की कमी। लेकिन जिन्हें आपके लिए इंतजाम करना है वो तो तू मैं में व्यस्त है। कोरोना पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, तो उसका जवाब आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर दिया है। चिट्ठी के जरिए कैसे किया जा रहे हैं आपदा में सियासी वार, पलटवार, पहले हम आपको ये दिखा देना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में वैक्सीन के दामों पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री से पूछा कि वैक्सीन के 3 दाम कैसे हैं, राज्यों के लिए अलग, केंद्र के लिए अलग और प्राइवेट अस्पतालों के लिए अलग। सोनिया के आरोप के जवाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा है कि कांग्रेस ने वैक्सीन का मजाक उड़ाया है। सोनिया ने देश में बेड और ऑक्सीजन की कमी पर भी केंद्र सरकार को घेरा, तो नड्डा ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस के नेता तो नकारात्मकता फैला रहे हैं। सोनिया ने अपने खत में लिखा कि सरकार ने मुनाफाखोरी को हरी झंडी दी है, तो नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री दिन रात कोरोना के खिलाफ काम में लगातार लगे हुए हैं। कोरोना से त्राहिमाम के दौर में कांग्रेस ने, खासकर राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवाने पर लगातार निशाना साधा है, तो बीजेपी के अध्यक्ष ने जवाब में लिखा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की मांग तो कांग्रेस के समय में ही उठी थी। विडंबना ही है कि देश की 2 सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के नेता ऐसे वक्त में आरोप प्रत्यारोप में उलझे हैं जब देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन क्या करें, इस देश की समस्याएं अक्सर सियासत में जानबूझकर उलझा दी जाती हैं। कोरोना से हाहाकार है, वैक्सीन की लंबी कतार है, इलाज में सिस्टम लाचार है, लेकिन जमकर सियासी वार पलटवार है। देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है और देश की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस महामारी से लड़ने की जगह तू मैं में उलझी हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें सरकार पर नाकामियों और वैक्सीन को लेकर कई गंभीर आरोप थे। आज जवाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया को खत लिखा। खत क्या था? आरोपों का पिटारा था। नड्डा ने लिखा कि मैं गहरे दुख के साथ ये चिट्ठी लिख रहा हूँ, ये बताने के लिए कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देश में नकारात्मकता फैला रहे हैं, भारत में बनी वैक्सीन का मजाक बना रहे हैं। आज केंद्र को मुफ्त वैक्सीन बांटने की सलाह देने वाली कांग्रेस जिन राज्यों में सत्ता पर काबिज है, वहां क्यों नहीं फ्री वैक्सीन बांटती? और हाँ, अपनी पार्टी के तमाम नेताओं की तरह नड्डा भी ये याद दिलाना नहीं भूले कि 70 साल में हेल्थ के लिए कांग्रेस ने क्या किया। दरअसल सोनिया गांधी ने 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें वैक्सीन के दाम को लेकर सवाल उठाया था। बाद में 7 मई को सोनिया ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। What is the Modi government doing? The government's own empowered groups and its National Task Force for COVID-19 had warned the Modi government
that a second wave was imminent and urged it to plan and prepare for it. इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर कुछ सुझाव दिए थे। पूर्व प्रधानमंत्री के खत का जवाब स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिया और उनके जवाब में भी वही आरोपों का पिटारा था। लेकिन इस बार जब बीजेपी ने सोनिया पर सीधा वार किया तो कांग्रेस बोली कि बीजेपी अहंकार में है। जब हम इसके अंदर ये कह रहे हैं कि आंकड़ों को छिपाया नहीं जाना चाहिए, वही बात जो लैंसेट जर्नल कह रहा है, तो इसमें कहां से पॉलिटिक्स आ गई? तो ये सारी की सारी चीजें जो हम कह रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें सरकार को बेहतर किस तरीके से काम कर सकते हैं उस चीज की तरफ इशारा है। जब हम ये कहते हैं कि जो 123वां जो रिपोर्ट पार्लियामेंट्री कमेटी का हेल्थ अफेयर्स के ऊपर था, उसको सरकार ने क्यों नहीं मांगा, तो इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गए? अहंकार की पराकाष्ठा ये कि जो सुझाव भी आपको दें, उस सुझाव को वापस आप लोग बदतमीजी वाले आप लोग जवाब से उन सुझावों का जवाब देते हैं। तो इस अहंकार को छोड़िए। कोरोना अगर राजनीति के तीखे शब्दों से ठीक हो जाता तो कब का ये देश कोरोना मुक्त हो गया होता। लेकिन कोरोना एक विजन मांगता है और मजबूत इच्छा शक्ति। लेकिन आजकल राजनीति अपने राजनीतिक स्कोर ठीक करने में व्यस्त है। दरअसल राजनीति आज की तारीख में हर जगह हो रही है। अब बिहार को ले लीजिए, जन अधिकार पार्टी के नेता हैं पप्पू यादव। आज पटना में उनको गिरफ्तार किया गया। सुबह जब पप्पू यादव गिरफ्तार हुए तो कहा गया कि लॉकडाउन प्रोटोकॉल में तोड़ने के आरोप में पप्पू यादव साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है। शाम होते होते मधेपुरा के एक पुराने मामले में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मधेपुरा पुलिस भी वहां पहुंच गई। अब पप्पू यादव की पार्टी इसके खिलाफ जेल भरो अभियान कल से चलाएगी। ये हंगामा है जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर। पटना में आज हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पुलिस ने उन्हें लॉकडाउन प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। गांधी मैदान के बाहर पुलिस के साथ समर्थकों की बहस भी हुई। पुलिस का आरोप है कि बार बार मना करने के बाद भी पप्पू यादव लॉकडाउन प्रोटोकॉल को तोड़ रहे थे, लिहाजा गिरफ्तारी जरूरी थी। मामला यही नहीं रुका। लॉकडाउन तोड़ने का आरोप उतना संगीन नहीं था कि पप्पू यादव को ज्यादा दिन तक गिरफ्त में रखा जा सकता। उन्होंने जो बताया, उनके जो वरीय पदाधिकारी थे, उन्होंने बताया कि हम इनको पेंडेमिक एक्ट में किए हैं, पेंडेमिक एक्ट में, और ड्यू टू इनके पास कोई वैलिड पास नहीं था और ये इधर उधर मने मूव कर रहे थे। पुलिस को भी इस बात का अंदाजा था। यही वजह थी कि उन पर लगे आरोपों की हिस्ट्री शीट खोल दी गई। मधेपुरा में 1989 में अपहरण से जुड़ा एक मामला था। 22 मार्च 2021 को कोर्ट ने इस मामले में कुर्की का आदेश दिया था। 22 मार्च को ही कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट निकाला था। पप्पू यादव को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है और यहाँ पर समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई है। पटना का गांधी मैदान थाना, जहां लगभग पिछले 6-7 घंटे से पप्पू यादव को गिरफ्तार करके रखा गया था, और इस वक्त जो है वो मधेपुरा पुलिस यहां कुछ देर पहले पहुंची है और गाड़ी में आप देख रहे हैं सफेद रंग की पुलिस की गाड़ी, जिसमें खुद पप्पू यादव जो है वो बैठे हुए हैं और उनको यहां से ले जाया जा रहा है। साल 1989 का मामला है जिसमें पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने किसी का किडनैपिंग किया था, और इसको लेकर के आज जब मधेपुरा पुलिस यहां पहुंची पटना के गांधी मैदान थाने में, तो इस मामले में अब जो है वो पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। अब आपको बिहार से महाराष्ट्र की तरफ ले चलते हैं। आपदा पर वाकई में सियासत भारी है। जी हाँ, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां बीजेपी ने सीधे सीधे आदित्य ठाकरे के बहाने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार जो जंबो कोविड सेंटर बना रही है, उसके टेंडर के नियम ऐसे तैयार किए गए हैं जिसका फायदा आदित्य ठाकरे के करीबियों को होगा। भारत
भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पिछले साल आपदा में अवसर का नारा उछाला था तो उसके पीछे हौसले से भरा एक नेक इरादा था। वो इरादा था कि कोरोना की मुसीबतों के बीच ही हम अपनी मेहनत से एक नया हिंदुस्तान बना लेंगे। लेकिन जल्द ही इस मुसीबत में भ्रष्टाचार करने वालों पर इस नारे से चुटकी ली जाने लगी। अब मुंबई में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के करीबियों को मालामाल करने के लिए जंबो कोविड सेंटर के टेंडर के नियमों में ढील बरती गई है। सत्ताधारी शिवसेना और बीएमसी हर क्राइसिस को उन्होंने उसको एक भ्रष्टाचार की औपचारिकता के रूप में लिया है, उन्होंने एक अवसर के रूप में लिया है। वहीं पर ये जो जंबो सेंटर थर्ड वेव के नाम पर बना रहे हैं, बनाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करती है, लेकिन जंबो सेंटर के नाम पे जंबो घोटाला हो रहा है। मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में एक जंबो कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। बीएमसी में बीजेपी पार्षद विनोद मिश्रा का आरोप है कि आदित्य ठाकरे के करीबी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर के नियमों में ढील दी गई। पहले टेंडर में शर्त ये थी कि जिसे कोविड जंबो अस्पताल बनाने का तजुर्बा होगा वो भी महाराष्ट्र में बनाया होगा, वही टेंडर में हिस्सा ले सकेगा। साथ ही उसने 75 ऑक्सीजन युक्त बेड और 60 आईसीयू एचडीयू बेड की सुविधा पिछले 3 साल में बनाई हो। बीजेपी पार्षद का आरोप है कि एमएमआरडीए ने मलाड में प्रस्तावित जंबो सेंटर के लिए शर्त रखी कि जिसने 6700 वर्ग मीटर एरिया में कोविड सेंटर बनाए हो वो टेंडर में हिस्सा ले सकता है। मुंबई में पिछले साल दहिसर, महालक्ष्मी और मुलुंड इलाके में जंबो सेंटर का काम राहुल गोम्स की कंपनी ऑक्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। बीजेपी का आरोप है कि गोम्स आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी हैं। जो मीडिया इवेंट का काम करते हैं, जिनको इस तरह के काम का अनुभव भी नहीं है, लेकिन माननीय पालक मंत्री आदित्य ठाकरे जी के नजदीकी कारणों से उनको लास्ट टाइम भी बेनिफिट पहुंचाया गया, टेंडर मिला, और इस बार भी कहीं टेंडर देने का प्रयास अतिरिक्त आयुक्त संजीव जायसवाल जी तो नहीं कर रहे हैं। एक शोले का डायलॉग याद आता है कि सरदार खुश होगा, तो क्या सरदार को खुश करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं संजीव जायसवाल जी? लेकिन शिवसेना का कहना है कि ये सब बीजेपी की ओछी राजनीति के सिवा कुछ और नहीं है। विरोधी पक्ष है तो विरोध में ही बोलेंगे। एक तो पारदर्शक होता है, हर एक काम का टेंडर होता है, टेंडर के हिसाब से हमारा काम होता है, और जिन्होंने किया है, जिसको वेल एक्सपीरियंस है, वही आता है, भरता है। तो उसमें हमारा क्या है, आदित्य ठाकरे या हमारा किसी का कुछ नहीं, पारदर्शक काम हो रहा है। बीजेपी से खत मिलने के बाद एमएमआरडीए ने अपनी शर्तों में बदलाव जरूर कर दिए है, इससे कि ज़्यादा ठेकेदार जो है वो अब बोली लगा सकेंगे। लेकिन बीएमसी की ओर से अब तक शर्तों में बदलाव जो है वो नहीं किए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि ज़्यादा ठेकेदार प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं हो सकेंगे। आदित्य ठाकरे और उनके करीबी बिल्डरों से भी हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिल सका है। कोरोना इस देश के लोगों की सेहत का ही नहीं, ईमान का भी इम्तिहान ले रहा है, लेकिन हर जगह ये इम्तिहान राजनीति की भेंट चढ़ जा रही है। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता, और वक्त है आज का आपको आपका शब्द बताने का। जो शब्द मैंने आज सुबह ट्वीट किया वो है साथी। इस शब्द के लिए मेरे साथ कई साथियों के संदेश मुझे मिले हैं। इनमें रोहित मिश्रा साहब लिखते हैं कि छोटी सी परिभाषा होती है साथी की, तुम शब्द हो, मैं अर्थ हूँ, और तुम बिन में व्यर्थ हो। अगला चुना हुआ संदेश है अमित कुमार का, जिन्होंने लिखा है सारे साथी काम के, सबका अपना मोल, जो संकट में काम दे वो साथी अनमोल। सच है, जो संकट में साथ दे वही सच्चा साथी है। जब देश पर ऐसा संकट है तो उससे निकलने के लिए लाखों करोड़ों लोगों का हाथ बढ़ाने की वाकई में जरूरत है।